ओके, सो बच्चा पार्टी यहाँ पे अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंशंस। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस को आप हीट करते हैं, मुनसा बंद कर दो। जब किसी सब्सटेंस को आप हीट करते हैं, जैसे समझ लो ये एक एक रॉड है, इसको आपने हीट किया तो इसका क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई समझ लो क्यूब है, मेटालिक क्यूब है, इसको आप हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका पूरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपेंशन होते हैं। तो हम अगर हम देखेंगे भाई साहब टेम्परेचर क्या क्या होता है, टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट्स क्या क्या होते हैं, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप। अगर आपका देखो ऐसा स्ट्रिप होता है, बाई मेटालिक स्ट्रिप्स होते हैं, उनका कैसे एक्सपेंशन होता है। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, सिंपल। द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। Two bodies are said to be in thermal equilibrium with each other if there is no heat transfer between the two bodies. जब तक दोनों बॉडीज में कोई भी हीट, अभी हीट ट्रांसफर कब नहीं होगा, जब भाई साहब आपका थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज इक्वल। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में दो भी बॉडीज रहेंगी, उनका टेम्परेचर इक्वल रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। ये आपका भाई साहब डिजिटल थर्मोमीटर है, ये आपका मरकरी थर्मोमीटर है। डिजिटल थर्मोमीटर एंड मरकरी थर्मोमीटर, ये अपन ने सबने देखा रहेगा। ओके, a branch of science which deals with the measurement of temperature of a substance is known as thermometry. Temperature is relative measure or indication of a degree of hotness or coldness of a body. ठीक है, it is a scalar physical quantity, इसकी SI यूनिट होती है भाई साहब केल्विन। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी है भाई साहब, आपका 310.15 केल्विन, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे हम एक जरिया याद मिल नहीं रहा है। यहाँ पे भी था, आपके स्कूलों में वो ऐसा एक टेम्परेचर मेजर होता था, देखो विदाउट टचिंग, आप के ऊपर ऐसे पॉइंट करके उसमें आ जाता था भाई साहब डिजिटली। ठीक है, ओके, तो वो आपका फ़ारेनहाइट स्केल हुआ करता था, दैट वाज बेसिकली फ़ारेनहाइट स्केल। आपके फ़ारेनहाइट स्केल में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, और सॉरी फ़ारेनहाइट में 98.6, सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और केल्विन स्केल में अगर हम देखेंगे तो 310, तो ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। दिस इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो आपके केल्विन स्केल में भाई साहब कितना है, 310.15, आपका डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है 37, और आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है 98.6। ठीक है, ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, दीज आर बेसिकली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। When two bodies of different temperatures are made in contact, the energy will flow from higher temperature body to lower temperature body, which is known as heat. For heat transfer, there must be temperature difference between the bodies in contact. Heat is energy in transit. ठीक है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब ट्रांसफर होता है भाई साहब। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है भाई साहब, जूल्स। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ब्स। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट आपका क्या होता है, ज्यादा करके हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। आपने सुना रहेगा कि भाई साहब कौन सा आजकल बहुत चल रहा है ये, ठीक है, कौन सा खाने से कितनी कैलोरीज मिलती है आपको, आइसक्रीम में कितनी कैलोरीज है भाई साहब, मटन में कितनी कैलोरीज है, चिकन में कितनी कैलोरीज है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट डाइट चल रहा है आजकल भाई साहब। तो आप जब कोई चीज खाते हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी प्रोड्यूस करता है, दैट इज बेसिकली अकाउंट। ठीक है, कोई भी चीज जब खाते हैं तो इसका मतलब कितना हीट जनरेट होता है। ठीक है, कितनी एनर्जी जनरेट होती है। ओके, यूनिट कन्वर्जन, तो 1 जूल की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 10⁻⁷ अर्ब्स। इसको आप यूनिट्स एंड डायमेंशन से भाई साहब पढ़ चुके हैं। और 1 कैलोरी की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है, 1 कैलोरी की वैल्यू होती है 4.2 जूल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके। मोस्ट यूज्ड टेम्परेचर स्केल्स आर सेंटीग्रेड स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये तीन आपके सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेम्परेचर स्केल्स है। सेंटीग्रेड हो गया आपका डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन ये हो गया आपका केल्विन, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। Standard reference points are set for the thermometers for calibration. Generally, the upper fixed point UFP is chosen as the boiling point of water, and the lower fixed point is chosen as the freezing point of water. तो upper fixed point जो होता है आपका, वो होता है क्या भाई साहब, boiling point of water, boiling point of water। and किसी भी स्केल में जो lower fixed point होता है वो क्या होता है भाई साहब आपका, the lower fixed point is chosen as the freezing point of water। ठीक है, तो अपर फिक्स पॉइंट हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लोअर फिक्स पॉइंट हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
ठीक है। ओके, तो आपका देखो बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाउ मच, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस स्केल में देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाउ मच, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अगर हम केल्विन स्केल में देखेंगे तो 373 केल्विन। ठीक है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, या होता है आपका 273 केल्विन। ये हो गया आपका अपर फिक्स पॉइंट और ये हो गया आपका लोअर फिक्स पॉइंट। दैट्स हाउ बेसिकली द फिक्स पॉइंट्स आर इन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, two bodies are said to be in thermal equilibrium when no net heat flows from one body to another, that is both the bodies are at the same temperature. तो TA अगर TB के बराबर हो तो net heat flow is zero. ठीक है। If objects A and B are separately in thermal equilibrium with a third object say, then objects A and B are with, देखो अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट A इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ऑब्जेक्ट B इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ऑब्जेक्ट ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? आंसर इज यस। समझ लो हमने इनको कोई बैरियर से रखा है कोई, लेकिन इस बैरियर को अगर हटा देंगे तो कोई टेम्परेचर फ्लो नहीं होगा आपस में, इनमें कोई भी टेम्परेचर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका जीरोथ लॉ है किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, introduces the concept of temperature. Two objects or systems are said to be in thermal equilibrium if their temperatures are same. In measuring the temperature of a body, it is important that the thermometer should be in thermal equilibrium with the body whose temperature is to be measured. ठीक है, तो थर्मोमीटर भाई साहब हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए किसके साथ? जिसके टेम्परेचर मेजर करना है। Okay, so in measuring the temperature of a body, it is important that the thermometer should be in thermal equilibrium with the body whose temperature is to be measured. Okay, चलते हैं भाई साहब। तो पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, if two bodies have same temperature but the amount of heat energy in both of them is different, will there be a flow of heat energy between them if bodies are placed in contact? Two bodies have same temperature, देखो तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। So as the same temperature, as the temperature of the two bodies are same, they are in thermal equilibrium with each other. ठीक है, which means that there would be no transfer of heat energy between them. Flow of heat energy takes place when there is a temperature difference. हीट एनर्जी तभी फ्लो होगा जब एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे है और एक बॉडी लोअर टेम्परेचर पे है, एंड दिस हीट एनर्जी विल फ्लो अंटिल बोथ द बॉडीज एक्वायर द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ओके, difference between the bodies which are in contact with each other. Okay, conversion from आपका भाई साहब, for any reading on a given scale, the general formula of conversion is as follows: reading on any scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point is constant for all scales. इसको लिख लीजिए भाई साहब, फिर अपन समझते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, रीडिंग ऑफ एनी स्केल, कोई टेम्परेचर आपने उठा लिया, ठीक है, कोई भी रीडिंग आपने उठा लिया माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में आपने लोअर फिक्स पॉइंट देखा, आपने भाई साहब केल्विन स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट देखा, और आपने सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट देखा। अपॉन अपर फिक्स पॉइंट, ये भी आपके तीनों में अलग अलग है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल इज कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल्स। ठीक है, तो समझो टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है। boiling point of water in Fahrenheit scale is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और boiling point of water in Celsius scale is 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब? अपर फिक्स पॉइंट। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में लेते हैं तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन लोअर फिक्स पॉइंट जो है सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, अभी समझ लो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? रीडिंग ऑफ एनी स्केल तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट बताओ फ़ारेनहाइट का कितना है? 32। अपर फिक्स पॉइंट इसका कितना है? 212। लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 32। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा सारे स्केल्स के लिए। अभी इस पे आते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस माइनस आपका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 0। अपर फिक्स पॉइंट कितना है?
100 माइनस 0। ठीक है, तुम जो बचपन से ये फॉर्मूला यूज करते आ रहे हो, f माइनस 32 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0, 180 इज इक्वल टू c बाई 100, जिसको अपन क्या लिखते हैं, इसको काट दिया तो ये हो गया 5 और ये हो गया 9। आप ये बचपन से ये फॉर्मूला यूज करते हुए आ रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला यहां से आया है। ठीक है, दिस इज वेयर यू हैव गॉट द फॉर्मूला फ्रॉम। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, कोई भी टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन तो नहीं बोलते हम, केल्विन, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। लोअर फिक्स पॉइंट क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अपर फिक्स पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। और लोअर फिक्स पॉइंट क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अलग अलग स्केल्स में ये अलग अलग है, 3 स्केल्स आपके प्राइमरली यूज होते हैं। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? तो ये देखो ये रिलेशनशिप आ गया किसके किसके बीच में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या वाइस वर्सा, कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है, और ये आपके लिए नया नहीं है, आप इसको मैथ्स में भी कर चुके हैं, कहीं कहीं पे मैथ्स में आपका लीनियर इक्वेशन में भी ये था। ठीक है, ओके, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो आप देख लो अभी, टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर स्केल हो गया आपका डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर फिक्स पॉइंट आपके सेल्सियस स्केल में कितना है, 0, तो आपने 0 कर दिया। अपर फिक्स पॉइंट कितना है भाई साहब, 100, 100 माइनस 0। ठीक है, अभी आते हैं हम डिग्री फ़ारेनहाइट पे। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, आपका अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 212, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट पे, 32। ठीक है, ये आपका अपर फिक्स पॉइंट बच्चा पार्टी, ये आपका लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये आपके सेल्सियस स्केल में अपर फिक्स पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट है, और आपके सेल्सियस में ये है आपका लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, केल्विन में आते हैं, केल्विन में तो ये आपका भाई साहब लोअर फिक्स पॉइंट है। तो केल्विन में भाई साहब आपका अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 373। ठीक है, और ये आपका है भाई साहब लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, और ये देखो देखो सेल्सियस से केल्विन का भाई साहब 273 का डिफरेंस होता है। तो अगर ये 0 है तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब, 273 हो जाएगा। ठीक है, अरे तन्मय इतना एटीट्यूड, बाप रे बाप। ओके, समझ में आ रहा भाई साहब, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। ठीक है, ओके, तो ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9, के माइनस 273 बाई 5। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया एक से दूसरे के कन्वर्जन में। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? कहाँ अब तक ये आपने यूज किया है, कहीं ना कहीं तो यूज किया है, कहीं ना कहीं मैथ्स में आपका सवाल बनाए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे, या कहीं पे आपके साइंस में भी ये आपने इक्वेशन यूज किया है। दिस इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट है आप। ओके, टेम्परेचर ऑन वन स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग स्केल बाय यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ये आ गया भाई साहब आपका सेम। ठीक है, तो रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे आते हैं टू कैलकुलेट डिफरेंस इन स्केल, डिफरेंस इन टेम्परेचर ये हो गया भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट डेल्टा के। अगर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, दो टेम्परेचर्स के बीच में डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन इन सेल्सियस स्केल will be boiling point in Celsius scale minus melting point in Celsius scale is equal to डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे भी आपका बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे डिग्री केल्विन, यहाँ पे भी आपका बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका C बाई कितना, 100 है भाई साहब, 100 आपका डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 माइनस ये हो गया आपका 180 है ना, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 100। हाँ ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा 5, ये हो गया 212 माइनस 32 विच इज 180, और ये भी हो जाएगा भाई साहब आपका डेल्टा के की वैल्यू हो जाएगी 100, 373 माइनस 273। ठीक है, ये आया कितना आपका भाई साहब 373 माइनस 273, ये आ गया आपका भाई साहब 212 माइनस 32, और ये आ गया आपका भाई साहब 100 माइनस 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर आप इसको करेंगे तो इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे भाई साहब, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा C बाई 5, डेल्टा C बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा F बाई 9 इज इक्वल टू डेल्टा K बाई 5। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ठीक है, the Celsius and Kelvin scales have different 0 points but the same size degrees, therefore any temperature difference is the same। मतलब देखो आप अगर सेल्सियस
ओके, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स हैव डिफरेंट, देखो जैसे समझो अभी अगर आपको सेल्सियस स्केल में कोई टेम्परेचर लेना है, समझ लो 300 डिग्री है सेल्सियस स्केल में, एक टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा बोलो? 200 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा। अभी इसी चीज को अपन लेते हैं केल्विन में, ठीक है। तो केल्विन में भाई साहब 300 डिग्री का कितना हो जाएगा बोलो? 673 केल्विन, है ना। और 100 का कितना हो जाएगा बोलो? तो यहाँ पे टी के 1, ठीक है, और ये टी के 2, इसका कितना हो जाएगा बोलो? 100 का हो जाएगा 473, है ना। कितने का डिफरेंस आएगा बोलो यहाँ पे? 200 केल्विन। तो जब डिफरेंस इन टेम्परेचर हम निकालते हैं तो डेल्टा टी डेल्टा के बराबर ही होता है, ठीक है। डेल्टा टी यही बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो T2 माइनस T1 इन डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 इन केल्विन, ठीक है, सेम हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू डेल्टा केल्विन। केल्विन को अपन डिग्री में नहीं लिखेंगे कभी भी, ठीक है। रीडिंग ऑफ वन डिवीजन इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। जब आप थर्मोमीटर, तो आपने देखा रहेगा, डिजिटल वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आपका स्केल वाला थर्मोमीटर होता है, तो उसमें आपने डिविजन्स देखे रहेंगे। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। ओके, सो इफ द नंबर ऑफ डिविजन्स इंक्रीजेस, रीडिंग ऑफ वन डिवीजन डिक्रीजेस, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, अभी आप देखो फ़ारेनहाइट एक, आपका फ़ारेनहाइट कहां से कहां मेजर कर रहा है? 273 से भाई साहब, 0 से 273, है ना। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज लेस देन 1 डिग्री केल्विन एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन और सेल्सियस एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर्स इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल मे बी सेम, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन मे बी सेम, बट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल कैन नेवर बी सेम। समझ में आ रहा है? देखो, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में भी सेम, ये हो सकता है सेम हो, ठीक है, और सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ये सेम हो सकता है, ठीक है, बट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल कैन नेवर बी सेम, ठीक है। अभी ये समझ लो, यहाँ पे हमने सेल्सियस स्केल लिया हुआ है, यहाँ पे केल्विन स्केल लिया हुआ है, तो आपका भाई साहब केल्विन कितना हो जाएगा? हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। तो आपका सेल्सियस और केल्विन में कभी भी भाई साहब इक्वालिटी नहीं हो सकती। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वालिटी हो सकती है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में इक्वालिटी हो सकती है, लेकिन सेल्सियस और केल्विन में कभी भी इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्सियस का जितना भी टेम्परेचर रहेगा, केल्विन वो उससे 273 आगे ही रहेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। ऐसे छोटे छोटे बातों पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप देखो भाई साहब, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को प्लॉट किया है आपने, डिग्री फ़ारेनहाइट को प्लॉट किया है। क्या है ये ग्राफ भाई साहब? देखो, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे 32 से चालू हो रहा है और ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब? 160/9, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भाई साहब F माइनस 32/9। तो C कितना हो गया भाई साहब? 5/9। अभी आप इसको करते होगा, देखो ये आपका C/5 है, F माइनस 32, ये आपने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। कहां से डिराइव किया हुआ है आपने? कहां से डिराइव किया हुआ है? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब। C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 0, और आपका अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 100, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 0, और F का भाई साहब F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 32, और अपर फिक्स पॉइंट कितना है भाई साहब? 232, है ना, कितना था? हाँ, 212 माइनस 32 लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे भाई साहब? लेट्स से 20 से, तो यहाँ पे हो गया C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा C/5 इज इक्वल टू F/9 माइनस 32/9, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F/9 इंटू 5 माइनस 32/9 इंटू 5, ठीक है, ओके। इसको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ भाई साहब? y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो x में कौन है? फ़ारेनहाइट है, और ये F 5/9 क्या हो जाएगा? स्लोप। ये हो जाएगा आपका 5/9, तो ये हो जाएगा आपका स्लोप, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 5/9, ठीक है। y इंटरसेप्ट देख लो भाई साहब, अभी देखो ये 5/9 है, ठीक है, 5/9 है। y इंटरसेप्ट आपका कितना हो जाएगा? देखो 160/9। कैसे कैलकुलेट करो भाई साहब? देख लो यहाँ पे 32 इंटू 5 करोगे कितना आएगा? माइनस 160/9 आया कि नहीं? -160/9, तो ये भाई साहब नीचे की तरफ -160/9, ठीक है।
वाई एक्सिस को कहां पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, सो दैट विल बी -160/9। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अगर आपने किसमें वाई एक्सिस में लिया है किसको, डिग्री सेल्सियस को, और आपने भाई साहब एक्स एक्सिस में डिग्री फ़ारेनहाइट को लिया है, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ओके ओके ओके, एब्सोल्यूट जीरो 270 ये अचीवेबल टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। At this temperature, kinetic energy of gas molecules becomes zero. Negative temperature is not possible in Kelvin scale. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर भाई साहब जीरो हो जाता है, ठीक है। सो नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल। ओके, टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F-32/180 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्सियस -0/100, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट F-32/180 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज 40/100, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ठीक है। तो F-32 की वैल्यू क्या हो गई, दिस विल बी इक्वल टू 2/5 इंटू 180, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये कितना हो गया 72। F-32 is equal to 72, F is equal to 72 plus 32, so that will be 2 plus 2 4, 104। क्या ये समझ में आ रहा है वैसा? F की वैल्यू कितनी हो गई 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। At what temperature is the Fahrenheit scale reading equal to twice of Celsius? ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे F-32/180 is equal to twice of Celsius। twice of Celsius मतलब यहाँ पे सेल्सियस अपॉन कितना हो जाएगा भाई साहब 100, तो ट्वाइस ऑफ सेल्सियस, ट्वाइस ऑफ सेल्सियस मतलब ट्वाइस ऑफ सी, ठीक है। ओके, तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2C। तो यहाँ पे देखो सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस के ट्वाइस है, तो सेल्सियस को अगर हमने C माना तो ये कितना हो जाएगा 2C, है ना। एट व्हाट टेम्परेचर इज द फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेल्सियस, तो सेल्सियस का अगर C है तो फ़ारेनहाइट का कितना हो जाएगा 2C, ठीक है। ओके, अभी इसको कर लो भाई साहब 120, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2C - 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 10C - 3 32 इंटू 5 कितना हो गया 160, 160, 10C - 160 इज इक्वल टू 9C, तो ये हो गया आपका कितना C इज इक्वल टू 160, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 160, ठीक है। द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स ऑफ अ फॉल्टी थर्मोमीटर आर 5W and 105W। If the thermometer is 25W, what is the actual temperature in Celsius scale? तो सिंपल है भाई साहब, टेम्परेचर 25W माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है भाई साहब आपका 5W अपॉन लोअर फिक्स अपर फिक्स पॉइंट कितना है 105W माइनस 5W, ये W क्या आपको नहीं मालूम, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू उसका टेम्परेचर होगा भाई साहब, तो यहाँ पे आपका सेल्सियस का ले लेते हैं, सेल्सियस में तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस -0 लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट -0, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 20W अपॉन 100W इज इक्वल टू C/100, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो गया 1/5, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 100/5, तो दैट विल बी हाउ मच 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, a thermometer with an arbitrary scale has an ice point at -20 degree and the steam point is 180 degree। When the thermometer reads degree 5, a centigrade thermometer will read कितना, ठीक है। तो आपका भाई साहब आइस पॉइंट कितना है, तो आपका स्टीम पॉइंट मतलब 180 डिग्रीज -20 लोअर फिक्स पॉइंट, और भाई साहब यहाँ पे हैज द आइस पॉइंट व्हेन द थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो ये -20, ठीक है। दिस सेल्सियस में क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे सेल्सियस में लेट्स से टेम्परेचर C है, C -0 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 100 -0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना बोलो 25 अपॉन 180 + 20, तो ये हो गया आपका 200 इज इक्वल टू C अपॉन 100, कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 12.5, तो सेल्सियस का स्केल कितना हो गया भाई साहब 12.5। The temperature of an iron piece is raised from 30 to 90 degree centigrade. What is the change in temperature on Fahrenheit scale and on Kelvin scale? ठीक है, तो आपका भाई साहब टेम्परेचर ऑफ आयरन पीस इज रेज फ्रॉम 30 to 90, जितना टेम्परेचर राइज हुआ है किसमें सेल्सियस स्केल में, उतना ही टेम्परेचर राइज हुआ किसमें किसमें आपके केल्विन स्केल में, तो केल्विन स्केल में भी कितना हो जाएगा 60 केल्विन, सिंपल लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके,
अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड का भाई साहब फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ठीक है। तो F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5 होता है, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, C/5 इंटू 9 प्लस 32, है ना, ठीक है। तो इसका 30 है, तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/5 इंटू 9 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 9 6 54, 54 प्लस 32, तो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच भाई साहब यहाँ पे, तो 2 4 प्लस 5 6, 5 प्लस 3 8, 86 हो गया ये, ठीक है। और इसका कर लो भाई साहब, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/5 इंटू 9 प्लस 32, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 8 9 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस 7 16 प्लस 32, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 7 8 9, 194, 194 से 86 को माइनस कर दो, 8 प्लस 6 14, ये हो गया 08, 108, ठीक है। और भी एक तरीका है, एक तरीका क्या है, 90 टू 30 कितना होता है आपका 60, 60 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो सीधा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट के हिसाब से कितना हो जाएगा, 60/5 इंटू 9 प्लस 32, 5 5 12 जा 60, 12 9 जा 12 9 जा कितना हो गया भाई साहब आपका 108, नहीं यार 60/5 इंटू 9 प्लस 32, 5 12 जा 9 12 जा 108, 108, हाँ, तो नहीं हो रहा भाई साहब ये, अच्छा डेल्टा सी करना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको जरा कीजिए। हो गया, डन डन। On a new scale of temperature which is linear and is called the W scale, the freezing point and boiling point of water are 39 and 239. What will be the temperature on the new scale corresponding to temperature of 39 डिग्री सेंटीग्रेड on the Celsius scale? तो अपन पहले निकालते हैं भाई साहब न्यू स्केल का, यहाँ पे तो न्यू स्केल का भाई साहब आपका यहाँ पे न्यू स्केल का टेम्परेचर, तो न्यू स्केल का टेम्परेचर कितना, यहाँ पे W माइनस इसका कितना है भाई साहब, फ्रीजिंग पॉइंट इज 39, और यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 239 माइनस 39, दिस विल बी इक्वल टू सेल्सियस माइनस 0,
सेल्सियस माइनस जीरो, फ्रीजिंग पॉइंट वही है आपका सेल्सियस का, और इसका कितना है भाई साहब 100 माइनस जीरो. सो व्हाट विल यू गेट हियर, W माइनस 39, ये हो गया आपका 200 इज इक्वल टू C अपॉन 100. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. तो W माइनस 39 इज इक्वल टू C, 2C है कि नहीं, W माइनस 39 इज इक्वल टू 2C. ठीक है, ओके. अभी हमको यहाँ पे करना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल कॉरेस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ 39. तो अगर भाई साहब ये 39 है तो W माइनस 39 इज इक्वल टू 2 इंटू 39. इसको उधर कर लोगे तो 3 इंटू 39 हो जाएगा भाई साहब, 2 इंटू 39 प्लस 39, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 39. तो दैट विल बी हाउ मच, 9 3 जार 27, 3 3 जार 9, 10 11. तो ये हो गया आपका 117 W. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, 117 W. Okay, a centigrade and Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water. The water temperature is lower under the Fahrenheit thermometer registers 140 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, बॉइलिंग वाटर पे भाई साहब आपका द वाटर टेम्परेचर इज लोवर्ड until the Fahrenheit thermometer registers कितना, what is the fall in temperature registered by the centigrade thermometer. ठीक है, तो दोनों भी थर्मोमीटर आपने किस में डिप किया है भाई साहब, बॉइलिंग वाटर में. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer. तो आपको भाई साहब मालूम है F minus 32 by 9 is equal to C by बला 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 5 है कि नहीं. ठीक है, ओके. तो वाटर टेम्परेचर, अभी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जब 140 है तो सेल्सियस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कर दो भाई साहब यहाँ पे 140 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C बाई 5. क्या ये समझ में आ रहा है, 2 प्लस 8 हो गया 10, 3 से 3 गया 0, 108 बाई 9 इज इक्वल टू C बाई 5. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. तो C की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60. क्या ये समझ में आ रहा है, सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी हो गई, तो कितना भाई साहब आपका सेंटीग्रेड में टेम्परेचर. तो आपने जब इसको वाटर में डाला था तो वाटर कितने में खोल रहा था भाई साहब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. अभी कितना हो गया 60. तो आपको यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड. तो 60 डिग्री होना चाहिए भाई साहब, फाइनल टेम्परेचर तो 60 डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री. ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके. अगर ड्रॉप इन टेम्परेचर पूछा होता तो कितना होता था, 40 था. हाँ, ड्रॉप इन टेम्परेचर 40 होगा. हाँ, ये देखो फाइनल टेम्परेचर रजिस्टर्ड इतना है, ड्रॉप इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 दैट इज 40. ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके. यहाँ पे क्या पूछा है भाई साहब, व्हाट इज द फॉल इन, हाँ ठीक है, फॉल इन टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. फाइनल टेम्परेचर क्योंकि आपका भाई साहब बॉइलिंग वाटर में इसका होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी ये गिर के आ गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फॉल इन टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके 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 बच्चा पार्टी, ठीक है ठीक है. ओके, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका एक्सपेंशन होता है. ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू चेंज इट्स शेप. तो भाई साहब मैटर का क्या चेंज हो रहा है, शेप, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी. ठीक है, सो थर्मल एक्सपेंशन is the property of matter to change its shape, area, volume and density in response to the change in temperature, usually not including phase transitions. यहाँ पे हम phase transitions की बात नहीं कर रहे हैं. What do you mean by phase transitions? Solid का liquid होना, liquid का gas होना, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे solid की बात कर रहे हैं, या liquid की बात कर रहे हैं, या gas की बात कर रहे हैं. So when we are talking about thermal expansions which are correlated to linear, superficial or volume expansions, we are not in particular referring to any changes in the phases. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Okay, so thermal expansion ये हो गया linear expansion, superficial expansion and volume expansion. Linear expansion, the change in length of a body due to change in temperature is known as linear expansion. ठीक है, let the length of a rod be L naught at temperature T naught be heated to a temperature T dash and the length be increased by delta L. ठीक है, तो एक रॉड है जिसका ओरिजिनल लेंथ भाई साहब कितना है, L नॉट है. ठीक है, और आपने इसको भाई साहब कितना, और ये टेम्परेचर कितना था भाई साहब T नॉट. अभी आपने इसको फाइनल टेम्परेचर कितने पे लाया है, T डेल्टा पे, जिसकी वजह से इसका लेंथ इंक्रीज करके कितना हो गया भाई साहब, डेल्टा L. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके. तो थर्मल एक्सपेंशन व्हेन मैटर इज हीटेड विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट का कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड का होना या लिक्विड से गैस का होना, it usually expands. According to atomic theory of matter, asymmetry in potential energy curve is responsible for thermal expansion. As with rise in temperature, the amplitude of vibration increases. अभी देखो आपके जो solid molecules है ना वो ऐसे ठसे हुए हैं. ठीक है, जब आप इसको हीट कर रहे हो
तो इनका एनर्जी जाएगा कहां पर, वैसे वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इनका वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाइब्रेशन अभी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। सो एज विथ rise in temperature the amplitude of vibration increases and hence energy of atoms increases, hence the average distance between the atom increases। तो एटम के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा। सो द मैटर एज अ होल एक्सपैंड्स, ठीक है। तो आपका कोई सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी आ रही है उसमें उसका वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं। जब इसके वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई साहब दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली भाई साहब वो खींचेगा, और खींचेगा तो एक्सपेंशन होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, asymmetry in potential energy curve is responsible for thermal expansion. As with rise in temperature, let's say from temperature T1 to T2, the amplitude of vibration and hence energy of atoms increases from E1 to E2। तो यहाँ पे amplitude of vibration बढ़ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस इनके बीच में R1 to R2 ड्यू टू दिस एक्सपेंशन, ठीक है। had the potential energy keep being symmetrical, अगर सिमेट्रिकल होता no thermal expansion would have taken place। अगर पोटेंशियल एनर्जी जो कर्व है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने इसमें कहां पे प्लॉट किया है, डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स के साथ प्लॉट किया हुआ। तो ये आपका अगर सिमेट्रिकल होता तो हमको ऐसा फिनोमेना एक्सपेंशन का नहीं देखने को मिलता, ये असिमेट्रिकल है इसीलिए हमको ऐसा फिनोमेना देखने को मिल रहा है। Thermal expansion is minimum in case of solids, but maximum in case of gases, because intermolecular force is maximum in solids, but minimum in gases। Solids can expand in one dimension, जिसको हम linear expansion बोलते हैं, two dimension, जिसको हम superficial expansion बोलते हैं, and three dimensional, that is volume expansion, ठीक है। While liquids and gases usually suffer changes in volume only, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपका क्या है, एल नॉट था, टेम्परेचर टी नॉट, आपने इसको हीट किया तो एल प्लस एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो गया, और टेम्परेचर कितना आ गया, डेल्टा टी। ओके, द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपका चेंज इन लेंथ है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा आपका चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना प्रोड्यूस हुआ बच्चा पार्टी, डेल्टा एल, ठीक है। So delta L is directly proportional to L naught, ठीक है। And again delta L is directly proportional to delta T। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो डेल्टा L is equal to L naught अल्फा डेल्टा T। भाई आपने देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा L is directly proportional to L naught डेल्टा T हो जाएगा, है ना। इसको भाई साहब तुम हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, L naught कोई अल्फा डेल्टा T अल्फा, ये आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल बाई एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। यूनिट इसका कितना है भाई साहब, देखो ये वाले का और ये वाले का तो यूनिट भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, पर केल्विन लिख सकते हैं या पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दिस विल बी द यूनिट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन मतलब आपका एरिया में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई बॉक्स ले लिया आपने, आप इसको हीट करो, कोई मेटल है ये, तो इसका भाई साहब ब्रेथ बढ़ेगा और लेंथ भी साथ साथ बढ़ेगा, तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका एरिया क्या हो जाएगा, सेम चीज देखो, एरिया द चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया, द चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर, कंबाइनिंग बोथ वी गेट व्हाट, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। ये बीटा भाई साहब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। इसका अगर आपको भाई साहब यूनिट चाहिए तो क्या हो जाएगा, बोलो, अरे बोलोगे तो क्या यार, ए नॉट ये हो गया डेल्टा टी, इनका भाई साहब एरिया का यूनिट सेम, तो आपका वही पर डिग्री पर केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके ओके ओके, वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन सेम भाई साहब, आपका चेंज इन वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल, तो इसको अपन बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो ये तीन चेंजेस हो गए आपके। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये कि L फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सपेंशन इन लेंथ, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सपेंशन इन लेंथ, मतलब अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, है कि नहीं भाई साहब। इसमें से एल नॉट को कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो आपका न्यू लेंथ आया है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो द न्यू लेंथ विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है।
इसी तरह से आपका अगर एरियल एक्सपेंशन हो रहा है तो न्यू एरिया विल बी इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये बीटा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। और अगर आप भाई साहब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये गामा भाई साहब क्या हो जाएगा, गामा इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या ये समझ में आ रहा है? चाहे आप अल्फा ले लें, चाहे आप बीटा ले लें और चाहे आप गामा ले लें, सबका यूनिट क्या होगा, डिग्री केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पर डिग्री केल्विन, पर डिग्री केल्विन और पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड, वही सेम पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, आर वी क्लियर 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 क्लियर? ओके ओके, अभी हम देखेंगे भाई साहब अल्फा और बीटा में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ओके चलिए, तो अभी आप समझो कोई सॉलिड है, ठीक है, उसका ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट, तो आपका एल डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एरिया का क्या वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा ए विल बी ए नॉट बीटा डेल्टा टी, जब आप इसको हीट कर रहे हैं। समझ लो आपने यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन रखा है भाई साहब, डेल्टा टी, ठीक है, सेम राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो अगर आपने भाई साहब यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अगर हमने डी ए बाई डी एल किया तो ये क्या हो जाएगा, टू एल नॉट। भाई यहाँ पे क्या होगा, देखो ए नॉट की वैल्यू क्या है, एल नॉट का स्क्वायर है, तो डी ए नॉट बाई डी एल करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एल ऑफ एल नॉट का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू गिव यू टू एल नॉट, ठीक है। तो डी ए नॉट इज इक्वल टू टू एल नॉट डी एल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा ए की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, बोलो ना बोलो, डेल्टा ए हो गया ना, डी ए नॉट मतलब डेल्टा ए, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है, एल नॉट इंटू डेल्टा एल, है ना, ट्वाइस एल नॉट इंटू डेल्टा एल। अभी ध्यान से देखो डेल्टा एल क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा डेल्टा एल की वैल्यू होती है अल्फा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, टू एल नॉट अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, टू एल नॉट का स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया आपका क्या भाई साहब, डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए नॉट जो भी बोलना चाहो आप। अभी ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए नॉट ही है ना भाई साहब, दिस इज ए नॉट, यहाँ पे ये डेल्टा ए नॉट है, लेट्स से डेल्टा ए नॉट है, ये एल नॉट का स्क्वायर मतलब क्या है, ए नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू ए नॉट का स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, अभी ए नॉट का स्क्वायर इंटू अल्फा डेल्टा टी, सॉरी सॉरी यहाँ पे टू ए होगा ना, एल स्क्वायर मतलब ए नॉट। चलिए अभी टू ए नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है। और अपने को मालूम है भाई साहब डेल्टा ए नॉट कितना होता है, डेल्टा ए नॉट होता है ए नॉट बीटा डेल्टा टी, है कि नहीं। इन दोनों को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों सेम है, इधर देख लो भाई साहब, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो इसका मतलब बीटा क्या हो जाएगा, टू अल्फा के बराबर, बीटा विल बी टू अल्फा के बराबर, ठीक है। सो आपका कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन विल बी ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। समझ में आता है कि नहीं भाई साहब? अभी हम आते हैं भाई साहब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में, ठीक है। तो सेम केस आप ले लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या होती है, v नॉट की वैल्यू होती है एल नॉट का क्यूब, ठीक है। तो dv बाई डी वी नॉट बाई डी एल भाई साहब कितना हो जाएगा, थ्री एल नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी डेल्टा वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, डेल्टा वी नॉट की वैल्यू ये हो जाएगा आपका थ्री एल नॉट का स्क्वायर डी एल, ठीक है। ये डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब डेल्टा एल हो जाएगी ना, थ्री एल नॉट का स्क्वायर डेल्टा एल। नाउ वी नो दैट डेल्टा एल की वैल्यू होती है भाई साहब एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा थ्री एल नॉट का स्क्वायर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो हो गया भाई साहब कितना, तो ये हो जाएगा आपका थ्री एल नॉट का क्यूब अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, ये हो गया डेल्टा वी नॉट, ठीक है। आर वी क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो भाई साहब यहाँ पे एल नॉट का क्यूब कितना हो जाएगा, थ्री वी, है कि नहीं, थ्री वी नॉट बेसिकली अल्फा डेल्टा टी, और ये आपका डेल्टा वी नॉट। अभी हमको मालूम है डेल्टा वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट गामा डेल्टा टी। इन दोनों इक्वेशन को देखो, डेल्टा वी नॉट दोनों तरफ, ठीक है, ये और ये और ये और ये कैंसिल करेंगे तो अपन गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री अल्फा, गामा की वैल्यू हो जाएगी थ्री अल्फा, ठीक है भाई साहब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? The coefficient alpha, beta and gamma for a solid are related to each other as follows.
यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑफ वाई इज इक्वल टू अल्फा ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा, जो भी है, ठीक है। आपका यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, और गामा का वैल्यू अपन ने क्या देखा भाई साहब, थ्राइस ऑफ अल्फा। तो अगर हमने इनको तीनों को रखा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ऐसे रखा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा, गामा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 गामा 3 अल्फा, तो 1:2:3, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अपन गामा को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अल्फा एक्स प्लस अल्फा गामा प्लस, तो अल्फा एक्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, ये कंफ्यूज कर देगा आपको, चलिए इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3, तो भाई साहब यहाँ पे आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर द सेम राइज, अभी ये रिलेशन कब होगा भाई साहब, फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हमने देखो सब में डेल्टा टी को सेम रखा था, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेंथ इंटू 2, percentage change in volume is equal to percentage change in length into 3, ठीक है। So the values of alpha, beta and gamma are independent of the units of length, area and volume respectively. Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. तुम लोग का हो गया भाई साहब, मर्वाद सही हो गया भाई साहब, जल्दी से बताइए।